हेलो सभी बच्चों को नमस्कार। आज की सोशल साइंस की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय जैसा कि आपको कक्षा में विधिवत है कि जो भी आपके चारों सेट थे एसएसटी के, उन चारों सेटों में जो सिविक्स के क्वेश्चन थे, यानी लोकतांत्रिक राजनीति जो आपकी बुक है उससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उन चारों सेट्स के अंदर उनके अंदर थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो उसी सिविक्स के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर मैंने 8 क्वेश्चन लिखे हैं, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हो। ये जो 8 क्वेश्चन है मोस्टली कॉमन रूप में, साझे रूप में सभी कोर्स के अंदर पूछे गए। तो हम 2 या 3 वीडियो के अंदर पूरी सिविक्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर हम अलग अलग से विचार करेंगे। तो बच्चे सीखने के लिए क्या रहता है, क्लास में अच्छी तरह से करवाया हुआ है, फिर भी वो चीज़ें एक बार रिफ्रेश करने के लिए आपके लिए ये क्लासें बनाई जा रही हैं। तो सभी बच्चे एक बार इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से और सुने। आज मैं ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड यानी चैप्टर पढ़ाने के बेस से नहीं करवाऊंगा। ये जो प्रश्न है एग्जाम में आते हैं तो उनके उत्तर हमें कैसे लिखने हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप सामने 8 क्वेश्चन देख पा रहे हो बच्चे, और मोस्टली यही 7-8 क्वेश्चन जो हैं मैंने नोट किया है कि इन्हीं से रिलेटेड यही क्वेश्चन है। इनसे कुछ पार्ट्स हैं जो अलग अलग कोर्स के अंदर पूछे गए हैं, और ये जो 8 क्वेश्चन अगर आज हम क्लियर कर लेते हैं तो मैक्सिमम सिविक्स के जो एग्ज़ाम में या ये जो सेट्स हैं उनके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको हम अच्छे से हल कर सकेंगे। तो सभी बच्चे क्लास से जुड़ने का प्रयास करें, और कोई भी साथी जो है ग्रुप में नहीं है तो उसको इस क्लास का एक बार आप लिंक शेयर कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है आज की हमारी दूसरी क्लास के अंदर। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बच्चे, सबसे पहला जो प्रश्न है बहुत बार सभी कोर्स के अंदर पूछा गया है, जाति वाला चैप्टर लास्ट का, जाति और जो राजनीति के बारे में मैंने आपको बताया है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकता है। एक तो आ सकता है बच्चे जाति में राजनीति, और एक आ सकता है बच्चे जैसा कि लिखा हुआ है राजनीति में जाति। दोनों तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और दोनों तरह का जो उत्तर है वो हम एक ही प्रकार से करने का प्रयास करेंगे। जाति में राजनीति और राजनीति में जाति, इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जाति जो है वो राजनीति को किस तरह प्रभावित करती है, और राजनीति जो है वो जाति को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इसके लिए हमें याद रखना है बेटा, जो उम्मीदवार होता है, जो उम्मीदवार क्या काम करता है, चुनाव लड़ता है। क्या लड़ता है? चुनाव लड़ता है। और ये उम्मीदवार जिस भी जाति का होता है, जिस भी जाति से, धर्म से या जिस भी संप्रदाय से संबंध रखता है, उस जाति व धर्म के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोगों को इस प्रकार का प्रलोभन देता है कि इस जाति का जो हित के कार्य हैं वो केवल मैं कर सकता हूं, और वो अपनी ही जाति के लोगों को अपने पीछे करने का काम करता है और जाति के नाम पर लोगों से वोट मांगता है। अब प्रभावित कैसे होगा? उस जाति के लोग, जिस जाति का उम्मीदवार है उससे प्रभावित होकर के, अपना हित समझ करके कि हमारी भलाई के काम यही उम्मीदवार कर सकता है, इसलिए वो लोग उस उम्मीदवार के पीछे चले जाते हैं। यानी इस प्रकार जाति ने राजनीति को प्रभावित किया, और उस नेता ने राजनीति की है किसको लेकर के बेटा? जाति को। तो वहां पर राजनीति ने किसको प्रभावित किया? जाति को। उम्मीदवार याद रखना है, उम्मीदवार की जाति याद रखनी है, इसके आधार पर लोगों को पीछे जोड़ने की बात याद रखनी है। इसके हम कह सकते हैं कि जाति जो है वो राजनीति को, जैसे बीएसपी का मैंने कई बार, बहुजन समाज पार्टी जो दलित समुदाय से, कौन से समुदाय से?
दलित समुदाय से संबंध रखती है और दलित वर्ग को अपने पीछे करने का काम करती है और दलित वर्ग को उस्काने का काम करती है कि आपकी जो भलाई के कार्य हैं वो बीएसपी पार्टी कर सकती है, तो ये जाति विशेष इसको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो अच्छी प्रकार से उम्मीद करूंगा आप समझ चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन शायद सभी आप समझ गए होंगे। इसके अंदर क्या होता है बच्चे कि जितने भी नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए उसी नंबर से हमें उसी के अनुसार हमें आंसर देना है, ना कि बिना काम का किसी बात को हमें बढ़ा चढ़ा के दिखाना है। पहला प्रश्न सभी का क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न, कौन सा दल? राजनीतिक दल। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि सबसे पहले राजनीतिक जो दल है वो क्या होता है, यानी राजनीतिक पार्टी बोलते हैं हम, वो क्या होती है। इसके लिए मैंने आपको बताया था यह एक संगठित समूह होता है बेटा। कौन सा समूह होता है? संगठित समूह होता है और इसका जो उद्देश्य होता है वो शक्ति को, सरकार को या सत्ता को प्राप्त करना होता है। ऐसे संगठित समूह को हम राजनीतिक दल या पॉलिटिक्स पार्टी का नाम देते हैं। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है कि जो राजनीतिक दल की क्या आवश्यकता है, यानी आवश्यकता के लिए देश का क्या चलाने के लिए बेटा? सरकार चलाने के लिए, शक्ति को चलाने के लिए या देश के ऊपर नियंत्रण करने के लिए राजनीतिक दल की बहुत ही आवश्यकता है। अब राजनीतिक दल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजनीतिक दल के कार्य बताओ, राजनीतिक दल की चुनौतियां बताओ, राजनीतिक दल को कैसे सुधारा जा सकता है, वो चीजें बताओ। तो वो सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाती हैं। तो राजनीतिक दल से जो है, राजनीतिक दल एक संगठित समूह होता है जिसका उद्देश्य सरकार बनाना, शक्ति को प्राप्त करना, इसका एक उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य को साथ लेकर के राजनीतिक दल कार्य करता है। अब राजनीतिक दल के बारे में और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक दल की आवश्यकता करते हैं। तो आवश्यकता में क्या लिखोगे बेटा कि देश की सरकार चलाने के लिए, देश की बागडोर संभालने के लिए, देश पर नियंत्रण करने के लिए हमें राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। क्योंकि भारत देश में अनेक राजनीतिक दलों का होना भी भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि लोग अपनी आवश्यकता या अपनी पसंद के अनुसार राजनीतिक दल का चुनाव करके उसको सत्ता हाथ में दे सकते हैं और इसीलिए राजनीतिक दल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब देखिए बच्चों, राजनीतिक दल से संबंधित और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य हैं, इसके ऊपर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। पहला जो कार्य था वो चुनाव लड़ना, दूसरा कार्य है सरकार बनाना, तीसरा कार्य है तीसरा जो कार्य है बच्चे वो है विपक्ष का निर्माण करना, चौथा कार्य है जनमत का निर्माण करना। ये राजनीतिक दल के कार्य हैं। एक बार आप देख सकते हैं इनको। चुनाव लड़ना राजनीतिक दल का पहला जो कार्य है
अपने अपने हर लोकसभा या विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, हर चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करना, लोगों से वोट मांगना, वोट की अपील करना, इलेक्शन लड़ना, चुनाव लड़ना पहला कार्य है। जो राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करता है वो राजनीतिक दल क्या बनाता है? सरकार बनाता है। उसके बाद में जो हारा हुआ यानी दूसरे नंबर का जो राजनीतिक दल है जिसने पूरा बहुमत प्राप्त नहीं किया है वो विपक्ष का निर्माण करता है। विपक्ष का कार्य अच्छी तरह से हम कर चुके हैं, सरकार को समय समय पर उसकी कमजोरियों से अवगत करवाना, जनमत का निर्माण करना, लोगों को अपने पीछे करने का काम राजनीतिक दल करते हैं। अगर राजनीतिक दल के कार्य पूछे जाते हैं तो इन कार्यों के ऊपर हमें चर्चा करनी है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है बच्चे, सभी ने किया भी हुआ है कक्षा के अंदर, वो है राजनीतिक दल की समस्याएं। थोड़ा सा लिख देता हूं, राजनीतिक दल से जुड़े इतने ही क्वेश्चन आते हैं। समस्याएं क्या है? जिनको हम चुनौतियां भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? चुनौतियां। पहली चुनौती वंशवाद, सभी जानते हैं। दूसरी चुनौती आंतरिक लोकतंत्र की कमी, यानी जो नेता है, जो किसी भी राजनीतिक दल के नेता हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, आंतरिक लोकतंत्र न होना। तीसरा है दल बदल, पार्टी छोड़ करके जब जाते हैं, पार्टी जो छोड़ी जाती है उसका भी नाम खराब, जिसमें जाते हैं उसके भी नाम खराब। आगे है अपराधी तत्व, इलेक्शन के अंदर गलत चीजों का सहारा लेते हैं, वो भी राजनीतिक दल की एक चुनौतियां हैं। एक है विकल्पहीनता, यानी सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नीतियां और कार्यक्रम हैं वो एक जैसे हैं, इसलिए हमें विकल्प चुनने में परेशानी होती है। तो ये राजनीतिक दल की समस्याएं हैं। राजनीतिक दल से ये इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न। दो प्रश्न अच्छे से हम करवा चुके हैं, अब हम तीसरा प्रश्न, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? छोटा सा क्वेश्चन है। एक जाति, एक धर्म या एक संस्कृति के लोगों या एक समुदाय के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। कौन सी सरकार होगी बच्चे? सामुदायिक सरकार। एक जाति, धर्म, एक संस्कृति के लोग या एक समुदाय के लोग जब सरकार का चुनाव करते हैं तो उन सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, भारत में सरकार के स्तर, देखिए पहली जो सरकार केंद्र सरकार, जिसके लिए मैंने आपको प्रधानमंत्री और लोकसभा के चुनाव करवाए। दूसरा सत्र है राज्य सरकारें, जिसके अंदर है विधानसभा, राज्य विधानसभा के चुनाव और मुख्यमंत्री, ये करवाया। तीसरी जो सरकार है वो 1992 के संविधान संशोधन के बाद, कई बार पूछा भी जाता है विकेंद्रीकरण के पक्ष में पहला कदम 1992 के बाद, तब एक तीसरी सरकार जिसको बोलते हैं बेटा स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार के तीन पहलू, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत, ये भारत के अंदर सरकार के तीन सत्र है बच्चे। उम्मीद करूंगा सभी को आते हैं। अगला क्वेश्चन, जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है उसको आप लिंक शेयर कर सकते हैं जो ग्रुप के अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय शासन व्यवस्था का गठन, यानी संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? जहां संघ का मतलब होता है बेटा
समूह। संघ का मतलब क्या होता है? समूह, जहां पर दोनों सरकारें, कौन सी? केंद्र और राज्य सरकार जो है समूह के रूप में या मिलकर के काम करती है, उसे हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी दोनों सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, ना तो केंद्र के ऊपर राज्य का दबाव और ना राज्य के ऊपर केंद्र का दबाव, दोनों सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं। कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है, एकात्मक शासन व्यवस्था कौन सी होती है? जहां पर केवल केंद्र सरकार प्रमुख होती है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में दोनों सरकारें प्रमुख रूप से मिलकर के काम करती हैं। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जाता है, बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। इसके अंदर पूछा जाता है संघ की विशेषताएं, यानी संघीय शासन व्यवस्था जो है उसकी विशेषता आपको मैंने करवाए हैं, एक बार फिर लिखवा देता हूं। अधिकार क्षेत्र दोनों के अलग अलग हैं। दूसरा बचे संविधान की सर्वोच्चता है। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। और जो दोनों सरकारें हैं उनका जो वित्तीय अधिकार है, वित्तीय जो अधिकार है वो दोनों का अलग अलग है। ये अगर पूछ लिया जाए तो संविधान, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं, आप इनको अलग अलग करके इनके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर भी कोई और समस्या है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको फिर से करवाने के लिए वचनबद्ध हूं। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर के हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, लोकतंत्र के गुण, वो गुण मैं लिख देता हूं। उत्तरदायी, जिम्मेवार, वैध सरकार। जवाबदेही सरकार, जवाबदेही सरकार। क्योंकि लोकतंत्र जो सरकार है वो जनता के द्वारा और जनता के लिए गठित होती है, इसलिए लोकतंत्र के ये गुण माने जाते हैं कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है और वैध यानी कानूनी रूप से वैध होती है। हर प्रकार के सवालों के जवाब या हर प्रकार की परिस्थितियों के अंदर जवाबदेही होती है। ये किसके गुण है? लोकतंत्र के गुण। इसके लिए कुछ और भी पढ़े हैं बेटा आपने। इसमें जो है फैसलों में बढ़ोतरी आती है, सुधार की गुंजाइश होती है, मनुष्य नागरिक की गरिमा को बढ़ाता है। ये सारी चीजें जो है वो लोकतंत्र के गुण में लिखी जाती है। जिस नंबर से, जितने नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आए उस हिसाब से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए, उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा है। ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण मैं बता चुका हूं बेटा। विकेंद्रीकरण में ये भी चीजें विकेंद्रीकरण में आती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और सबसे बड़ा जो विकेंद्रीकरण है बच्चे वो 1992 वाला बताना है आपको। उसके अंदर आपको महिलाओं का आरक्षण कौन सा 33%, उसके बारे में बताना है। दूसरा आपको स्थानीय निकाय के चुनाव, जो स्थानीय सरकार है उसके चुनाव नियमित रूप से होने शुरू हो गए, और राज्य को अपनी जो राजकोष है उसका कुछ भाग स्थानीय सरकार के लिए
देना पड़ेगा। ये सारे जो है वो विकेंद्रीकरण है। और कई बार पूछा जाता है कि विकेंद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि समूचे देश का कोई भी एक सरकार जो है सही ढंग से शासन नहीं चला सकती। पूरे देश के ऊपर समुचित ढंग से नियंत्रण करने के लिए स्थानीय सरकार का या विकेंद्रीकरण का होना जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। कोई भी क्वेश्चन अगर मैं जल्दी से निकल जाता हूं तो आप बैक करके वीडियो को भी कभी भी देख सकते हैं, फिर भी समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सत्ता की साझेदारी के तरीके, इसके अंदर आपको बताया था बेटा, पहला जो तरीका है इसका दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या आवश्यकता है, सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है। तो इसमें पहला तरीका नैतिक परख, और दूसरा जो तरीका है बेटा वो है युक्ति परक। एक के अंदर हमें बताना है विभिन्न प्रकार के जातीय धार्मिक भाषाई समूह में सरकार का बंटवारा किया जाता है, उनकी संख्या के आधार पर राजनीति के अंदर उनको आरक्षण दिया जाता है। दूसरे में बताना है दो लोगों के बीच में सरकार का बंटवारा होता है, एक जो शासन कर रहे हैं और एक जिनके ऊपर शासन हो रहा है, दोनों के बीच में सरकार का बंटवारा किया जाता है। ये दो तरीके हैं बेटा सत्ता की साझेदारी के, नैतिक परख और युक्ति परख। तो आज की क्लास के अंदर ये आठों जो क्वेश्चन है हमने अच्छी तरह से हल किए हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को बैक करके देखें, और भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करें, दोबारा करवाऊंगा। और ऐसे करके हम 2-3 क्लास के अंदर पूरी सिविक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जिसके कारण आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो डाउट्स है बेटा वो क्लियर हो जाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।